हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल जो आपका मैनेजमेंट है, ईएम जिसे बोला जाता है, उसका चैप्टर नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, 2 चैप्टर पीछे हम लोग कर चुके हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लेना। फिलहाल आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ऐसे ही करके हम इसके सारे चैप्टर कवर कर लेंगे और फिर इसके बाद आपके नंबर आएगा CMAED। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है, उसके जो है क्वेश्चन देखेंगे हम लोग चैप्टर वाइज। ठीक है भाई। तो ये तीसरा जो है चैप्टर है इसका भूमि उपयोग, प्रदूषण और दुरुपयोग। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि भूमि संसाधन क्या होता है, लैंड रिसोर्सेज। भूमि संसाधन क्या होता है। देखिए, भूमि पे आपके बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, जैसे वन संसाधन हो गया, जल संसाधन हो गया, खनिज संसाधन हो गया। तो ये सारे आपकी भूमि पर ही पाए जाते हैं। प्रकृति में मौजूद सभी संसाधनों में भूमि संसाधन प्रमुख एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकृति में मौजूद सभी प्रकार के जीवधारियों को पोषण की पूर्ति की भूमि ही करती है। ठीक है, जितने भी जीवधारी हैं, चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, कीड़े मकोड़े हों, उनका सब पालन पोषण कौन, भोजन उन्हें कहाँ से मिलता है, भूमि से ही तो मिलता है। तो इसीलिए भूमि जो है सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और भूमि के ऊपर या नीचे सभी प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, जैसे वन संसाधन बताया मैंने आपको, जल संसाधन, खनिज संसाधन। ठीक है, ये सारे संसाधन कहाँ पाए जाते हैं, या तो भूमि के ऊपर या फिर भूमि के नीचे पाए जाते हैं। भूमि विभिन्न घटकों से मिलकर बनी है, जो कि निम्नलिखित हैं। भूमि जो है कौन कौन से घटकों से मिलकर बनी है, आइए देखते हैं। एक तो खनिज पदार्थ जो भी होते हैं, खनिज पदार्थ। दूसरा कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल। ठीक है, मृदा जल, मृदा वातावरण और वनस्पति तंत्र। वनस्पति तंत्र जानते हो, जो जंगलों में वनस्पति मिलती है, उनका जो है सिस्टम जो है पूरा। तो ये जो है किसका है, ये भूमि के घटक हैं ये सारे। ठीक है भाई, भूमि के घटक हैं ये सारे। कौन कौन से, खनिज पदार्थ, भूमि के घटक कौन कौन से हैं, खनिज पदार्थ हो गया आपका, कार्बनिक पदार्थ हो गया, मृदा जल हो गया, मृदा वातावरण हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, वनस्पति तंत्र। ये 5 आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, भूमि संसाधन के उपयोग। अब देखिए, भूमि संसाधन का उपयोग तो आप अपने आप ही लिख सकते हो, थोड़ा सा बस देख लो इसको। भूमि संसाधन के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जैसे पेड़ पौधों के लिए आवश्यक भोजन की व्यवस्था। मैंने बताया जितने भी आपके जीवधारी हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था कौन करती है, भूमि ही तो करती है, अर्थ ही तो करती है। तो पेड़ पौधों के लिए भी भोजन की आवश्यकता होगी, तो कौन पूरा करेगी, अर्थ ही व्यवस्था करेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, मनुष्यों को रहने हेतु मकान की व्यवस्था भूमि प्रदान करती है। भाई, भूमि संसाधन का मतलब सीधा भूमि से है, पृथ्वी से है। पृथ्वी के उपयोग क्या क्या हैं वो हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, मनुष्य को विभिन्न खनिज पदार्थ भूमि से ही प्राप्त होते हैं। नीचे जो है जितने भी आपके खनिज पदार्थ होते हैं वो भूमि से ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य को जल की प्राप्ति भूमि से होती है। सड़क, रेल यातायात इत्यादि की सुविधा भूमि पर ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये भूमि के बारे में है सारा, जो अर्थ है उसके बारे में। अगला टॉपिक क्या है कि मृदा उपयोग द्वारा पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है, मृदा का उपयोग हम किस प्रकार करें कि पर्यावरण की सुरक्षा हो, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही जो है, ठीक है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। तो हम उसी के जो है बारे में पढ़ेंगे कि मृदा का उपयोग यानी मिट्टी का उपयोग करके हम कैसे पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको निम्न पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे। नीचे जो पॉइंट है, पहला कि भूमि पर कूड़ा कचरा खुले में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, तुम लोग ज़्यादातर ऐसा ही करते हो, कचरा कहीं भी फेंक दे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे जो सोइल होती है, जहाँ पे तुमने कचरा फेंका है, वहाँ की जो सोइल है वो प्रदूषित हो जाती है, पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या है, मकान या उद्योग की स्थापना करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि वनों अथवा पेड़ों को सर्वाधिक हानि ना हो। जैसे हम लोग मकान बनाते हैं, मकान छोड़ो या फिर कोई मान लो सड़क बन रही है, ठीक है, तो अब उसके लिए अगर वो जंगलों में से होके जानी है तो पेड़ तो कटेंगे। तो ज़्यादातर उस जगह से बनाओ जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा ना हो, या फिर हों तो कम हो, उनकी हानि ना हो। तीसरा पॉइंट क्या है, सड़कों के दोनों ओर बड़े बड़े वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो पॉल्यूशन उतना ही कम होने वाला है। चौथा पॉइंट क्या है कि जल प्राप्ति के लिए बोरिंग कम से कम किए जाने चाहिए। जैसे आजकल देखा होगा आपने कि समर के लिए बोरिंग हर जगह कर देते हैं। ठीक है, जगह जगह पे तुम्हें बोरिंग मिलेंगे। तो ये चीज़ें सब सोइल पॉल्यूशन को बढ़ावा देती हैं, तो ये जो है कम से कम करना चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या है, बाढ़ इत्यादि के कारण होने वाली मृदा कटान को रोकना चाहिए। जैसे बाढ़ आ जाए, अब बाढ़ आएगी तो भाई मृदा का कटान, मिट्टी तो कटेगी। अब उसको रोकेंगे कैसे, उसको रोकेंगे पेड़ पौधों को लगा के, क्योंकि जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं ना, वो मिट्टी को कटने से रोक लेती हैं। तो इसलिए मृदा का कटान नहीं होता, और जब मृदा का कटान नहीं होता तो जो भी उपजाऊ मृदा है वो वहीं के वहीं बनी रहती है। ठीक है,
और कहीं नहीं जाती। अगर वो वहाँ से मान लो कोई उपजाऊ मृदा वहाँ से कट के कहीं चली गई तो वो भूमि तो बंजर हो जाएगी ना, वहाँ की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो है पॉइंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, मृदा अवकरण समस्याएं, सोइल डिग्रेडेशन प्रॉब्लम्स। देखिए मृदा की उपजाऊ परत का धीरे धीरे क्षय हो जाना, मृदा उर्वरक शक्ति क्षय हो जाना या मृदा की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाने की समस्याओं को मृदा अवकरण समस्याएं कहते हैं। इसके अंतर्गत मृदा अपरदन की लवणता की अधिकता, जल क्रांति, रसायनों की अधिकता आदि आता है। देखो सिंपल भाषा में इतना समझो कि जो मृदा अवक्रमण समस्याएं होती हैं ये मृदा के कटान से लेके हैं। ठीक है, यानी कि ये ऐसी समस्याएं हैं जो भूमि की उर्वरक शक्ति को, जो मृदा की उर्वरक शक्ति को समाप्त कर देती हैं। अब मृदा की जो उर्वरक शक्ति है उसको कौन सी समस्या समाप्त करेंगी, पहला तो उसका मृदा का कटान हो। ठीक है, मृदा का कटान हो, या फिर हम जो है उस मृदा पर रसायनों का यूज़ करें, उर्वरकों का, जैसे कि बहुत सारे किसान जो है अभी करते हैं, रसायनों का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके कारण, या फिर जल क्रांति के कारण। जल क्रांति क्या होती है, इसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग, और ये जो है मतलब सिंपल ऐसा समझो कि ज़्यादा पानी ना भरना। ठीक है, फसलों में ज़्यादा पानी ना भरना, ज़्यादा पानी भरने से क्या होगा, ज़्यादा पानी भरने से आपकी फसल को नुकसान ही होने वाला है। तो वाटर क्रांति होती है, वाटर लॉगिंग होती है कि ज़्यादा पानी ना भरना उसमें। ठीक है, तो ये सब समस्याएं हैं जिसके कारण क्या होता है, मृदा अवकरण समस्या उत्पन्न होती हैं। तो मृदा अवकरण समस्या समझ गई कि मृदा की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाना, ऐसी समस्याएं जो मृदा की उर्वरक शक्ति को समाप्त करती हैं मृदा अवकरण समस्याएं कहलाती हैं। मृदा अवकरण के अंतर्गत 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला मृदा अपरदन, उसके बाद मृदा की लवण की अधिकता, एंड तीसरा है जल क्रांति या वाटर क्रांति, वाटर लॉगिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन का मतलब समझ रहे हो ना, जो सोइल की परत होती है ऊपर वाली वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो जो उर्वरक शक्ति होती है वो तो ऊपर वाली परत में होती है, जब वो नष्ट हो गई तो उर्वरक कहाँ बचे, वो भूमि तो बंजर हो जाएगी ना। मृदा की ऊपरी परत का धीरे धीरे किसी कारण से समाप्त हो जाना मृदा अपरदन कहलाता है, जिसके कारण मृदा की उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती है। सही बात है भाई, जब मृदा की ऊपर वाली परत ही नहीं रहेगी मिट्टी की तो उसकी उपजाऊ शक्ति तो समाप्त हो जाएगी, बंजर भूमि हो जाएगी वो। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। मृदा अपरदन कैसे हो सकता है, मिट्टी का कटाव ऊपर से, या तो फिर पानी का बहाव तेज हो। ठीक है, पानी का बहाव तेज हो तभी तो मिट्टी कट पाएगी ऊपर से। आंधी व तूफानों द्वारा, जैसे जो आंधी तूफान आते हैं तो जो मिट्टी के कण होते हैं उपजाऊ वाले वो उड़ के एक खेत से यानी कि और कहीं चले जाते हैं, तो इस कारण भी मृदा अपरदन होता है। बाढ़ के कारण होता है, ये पीछे बता दिया। वृक्षों के कटान के कारण, वृक्ष आप काट दोगे तो जब बाढ़ आएगी तो वो मिट्टी को नहीं रोक पाएंगे जाने से, इसीलिए वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। ठीक है, पेड़ पौधे जो है मृदा अपरदन रोकने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करते हैं, इसीलिए इनको सर्वाधिक लगाया करो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, लवणता की अधिकता यानी लवण की अधिकता। लवणों की अधिकता की समस्या वहाँ पर बनती है जहाँ जल की निकासी का प्रबंध ठीक से नहीं हो पाता है, यानी कि जो नाली वगैरह है वो ठीक से नहीं है, प्रॉपर तरीके से उसका ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जो वर्षा का जल आ जाए खेतों में तो वो प्रॉपर तरीके से निकाला जा सके, नहीं होता है, या वर्षा कम होती है, या तापमान उच्च रहता है। पानी में लवण की मात्रा समुद्र के चारों ओर अधिक होती है। लवण भाई समुद्र में ही तो पाया जाता है, समुद्र के पानी में, तो इसलिए उसके चारों ओर जो है पानी में लवण की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी बाष्प बनकर उड़ जाता है और लवण नीचे रह जाता है, जो हवाओं के साथ उड़कर उपजाऊ खेतों में चला जाता है। ठीक है, लवणता को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है कि वर्षा व समुद्र के जल को खेतों से बाहर निकालने की व्यवस्था की जाए। अब मान लो जो समुद्र का जल है, जैसे समुद्र के किनारे खेत होते हैं तो उनके किनारे खेत हैं, मान लो उन खेतों में समुद्र का पानी भर गया तो उस पानी को प्रॉपर तरीके से निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उस पानी को आप नहीं निकालोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वही पानी जो है बाष्प बन के उड़ जाएगा और नीचे लवण बचेगा आपका। ठीक है, लवण बचेगा और वही लवण आपकी खेती के लिए नुकसानदायक है। छोटे छोटे बोरिंग के माध्यम से पाइपलाइन बिछाकर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पानी को मृदा की ऊपरी परत पर भरे लवणयुक्त जल की निकासी करके। तो वही है, 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट ध्यान रखना कि लवणता को हम कैसे रोक सकते हैं। और लवणता क्या होती है, लवणता की अधिकता कि जब जो है समुद्र का पानी खेतों आदि में भर जाता है तो उनके निकास की उचित व्यवस्था ना होने पर समुद्र का पानी सूर्य के कारण भाप बन के उड़ जाता है और जो लवण बचता है नीचे वो खेतों को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, तो ये लवणता की अधिकता होती है। आगे है वाटर लॉगिंग, बोले तो जल क्रांति। देखिए, जब खेतों में नदी व समुद्रों से बहुत सारा पानी या फिर मूसलाधार बारिश के कारण बहुत अधिक पानी खेतों में भर जाता है और उसके निकासी का कोई प्रबंध नहीं होता तो यह धीरे धीरे पेड़ पौधों की जड़ों में चला जाता है।
जिसके कारण पेड़ पौधों की जगह ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं और भर जाती हैं और मर जाती हैं। यही समस्या वाटर लॉगिंग या जल क्रांति कहलाती है। शुरुआत में जैसा मैंने बताया था आपको कि पानी जो है भरा रहता है खेतों में, जिसके कारण क्या होती है, तुम्हारी फसल जो है बर्बाद, यानी कि तो वहीं पे उपज नहीं पाती वो सही से। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, वो पानी ज़्यादा भरा रहने के कारण होता है। अब पानी ज़्यादा कब भरेगा, या तो फिर लगातार बारिश हो रही हो, मूसलाधार बारिश हो रही हो, या नदी या फिर समुद्र के कारण पानी भर जाए खेतों में। अब खेतों में पानी भर जाए इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन उसका प्रॉपर निकास ना हो ये बहुत ज़रूरी है। उसका प्रॉपर निकास होना चाहिए, क्योंकि जब उसका निकास नहीं होगा तो खेतों में पानी भरा रहेगा। अब भरा रहेगा तो भाई उसमें लवणता की भी अधिकता होगी, वाटर लॉगिंग भी होगी, जल क्रांति भी होगी, जिसके कारण क्या होता है, पानी ज़्यादा भरने से जो पौधों की जड़ें होती हैं, खेतों में जो फसल होती है उनकी जो जड़ होती हैं वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती, और जब ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं तो वो वहीं के वहीं डेड हो जाती हैं। ठीक है, इसके कारण क्या क्या हैं जल क्रांति के? अत्यधिक सिंचाई, मैंने बोला था ज़्यादा पानी भर देना खेतों में, सिंचाई करते समय, पानी लगाते समय फसलों में ज़्यादा पानी भर देना। दूसरी क्या है, नदी या शहरों से जल का रिसाव, पर्याप्त जल निकास प्रणाली का ना होना, ये भी एक कारण है। भारी बारिश होना, ठीक है, या फिर बाढ़ आ जाना। नेक्स्ट है मृदा अवक्रमण का नियंत्रण। मृदा अवक्रमण समझ रहे हो ना क्या था? मृदा अवक्रमण समस्याएं जो थी, यानी कि ऐसी समस्याएं जिससे क्या हो, मृदा की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाए। कौन कौन सी थी? एक मृदा अपरदन था, एक लवणता की अधिकता थी, और दूसरा वाटर लॉगिंग यानी कि जल क्रांति। अब इसको कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? इस मृदा की उर्वरक शक्ति को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं क्षय होने से? तो इसमें पहला पॉइंट है आपका कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। भाई देखो, पेड़ तो ये तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रोल होता है पर्यावरण को, जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का, वो पेड़ों का होता है। भूमि पर अधिक घास उगाकर, हाँ भाई घास उगाकर भी हम उसको किसको, इसकी बात कर रहे हैं मृदा अवक्रमण की, यानी कि जो भूमि है उसकी उर्वरक शक्ति को कैसे बचाएं। तो भूमि पे घास उगाकर, घास को उगाओगे तो मृदा का कटान नहीं होगा और भूमि की उर्वरक शक्ति जो वहीं की वहीं बनी रहेगी। जल निकासी की उचित व्यवस्था करके, बारिश के पानी को एकत्रित करके, ठीक है, बारिश का पानी अगर कहीं पे फ्लो हो रहा है तो जाहिर सी बात है मिट्टी का कटान तो होगा, लेकिन उसको वहीं पे स्टोर कर लो तो वहाँ की उर्वरक शक्ति वहीं पे बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, खेत में रसायनों की जगह कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाए। रसायनों का उपयोग करोगे तो क्या होगा, वो उसकी उर्वरक शक्ति को ख़त्म कर देगा। छठवां पॉइंट है, खेतों के आसपास ऊंचे वृक्षों के बनों को लगाकर। खेतों के आसपास जब आप वृक्ष लगाओगे तो खेतों की जो मिट्टी है वो भी नहीं कटेगी। जब मिट्टी नहीं कटेगी तो मृदा अपरदन नहीं होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा तो आपकी क्या होगी, उसकी खेतों की उर्वरक शक्ति समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये उसको कंट्रोल करने के कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है आपका सोइल पॉल्यूशन, बोले तो मृदा प्रदूषण। सब जानते हैं मृदा प्रदूषण क्या होता है। मृदा के विभिन्न गुणों में होने वाले परिवर्तन जो सभी जीवधारियों को हानिकारक होते हैं मृदा प्रदूषण कहलाते हैं। मृदा के विभिन्न गुण कैसे, जैसे उसकी उर्वरक शक्ति हो गई, उसकी बियरिंग कैपेसिटी हो गई, तो इनमें जो परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं मृदा प्रदूषण, जो कि जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है। मृदा प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? पहला तो खेतों में डाले जाने वाला कीटनाशक यानी रसायन। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा भी क्या है, ये कि सॉइल पॉल्यूशन का कारण है। लवणयुक्त जल के द्वारा खेतों की सिंचाई, वही समुद्र का जो जल होता है, लवणयुक्त जल के द्वारा खेतों की सिंचाई। नेक्स्ट क्या है, खेतों में डाले जाने वाले रासायनिक पदार्थ। नेक्स्ट, भूमि के अंदर तेल या गैस की पाइपलाइन में तेल का रिसाव होना। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से हमें क्या मिलता है, तेल और गैसेज मिलती हैं, तो अब उनके निकालने के लिए पाइपलाइन बिछाते हैं। तो पाइपलाइन अगर कहीं लीक हो जाए तो वो भी क्या करती है, अंदर ही अंदर वो सोइल में ही तो मिल रही है कहीं, तो वो जो है सोइल के लिए हानिकारक है और वो भी आपका सोइल पॉल्यूशन का कारण है। उद्योगों से निकलने वाला गंदा जल, गंदा जल कैसे, भी गंदा जल जब जाएगा आपका, अब देखो उद्योग जो होते हैं, जितनी भी इंडस्ट्री होती हैं, उनमें केमिकल का यूज़ होता है, तो केमिकल का यूज़ होता है तो उनसे जब पानी निकलेगा तो उसमें भी केमिकल होगा, और वही केमिकल जाएगा नदियों के द्वारा। अब नदियों से सिंचाई होती है खेतों में, तो वो खेतों में क्या करेगा, खेतों की जो मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति को समाप्त कर देगा, उपजाऊ शक्ति को समाप्त कर देगा, तो वहाँ से भी आपका जो है सोइल पॉल्यूशन होगा। इसके सोर्स क्या क्या हैं मृदा प्रदूषण के, वो देख लेते हैं। देखिए, मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला, घरेलू अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्ट जो है मृदा प्रदूषण का जो है स्रोत होता है। नेक्स्ट, नगर पालिका अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, खनन अपशिष्ट पदार्थ। जितने भी आपके ये अपशिष्ट पदार्थ हैं ये सारे मृदा प्रदूषण के स्रोत होते हैं। ठीक है, औद्योगिक वाले समझ रहे हो ना, औद्योगिक जो इंडस्ट्री में होता है, केमिकल यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में, वो वाले पदार्थ जो होते हैं अपशिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भूमि के उपयोग हेतु प्रबंधन योजना। सभी जीवधारियों के लिए
भूमि को सही प्रकार से उपयोग में लाया जाना, उसको साफ एवं स्वच्छ रखना अति आवश्यक होता है। भूमि के उपयोग हेतु प्रबंधन योजना बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। भूमि के उपयोग हेतु प्रबंधन यानी मैनेजमेंट योजना बनाते समय ये पॉइंट ध्यान में रखना। पहला पॉइंट क्या है कि भूमि पर व्यर्थ ठोस पदार्थों को डालना बंद कराना चाहिए। दूसरा पॉइंट, व्यर्थ ठोस पदार्थों को आबादी से दूर किसी गड्ढे में डाल दो। ठीक है, अगर भूमि पर डालोगे तो वो जो है क्या करेंगे, वो सोइल पॉल्यूशन करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, उद्योग धंधों के लिए बंजर भूमि का उपयोग करें। जैसे अगर कोई कंपनी जो है अपना क्या कहते हैं उसको, कोई उद्योग धंधा चलाना चाहती है, ठीक है, अब वो किसी ऐसी जगह का चुनाव करे जहाँ पे पेड़ पौधे ना हो, जो भूमि बंजर हो, खेती के लायक ना हो, बेकार पड़ी हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सोइल पॉल्यूशन कम होगा। सोइल पॉल्यूशन, अब देखो जब पेड़ नहीं कटेंगे तो जाहिर सी बात है मृदा का कटान भी नहीं होगा, और जो है तुम्हारा इससे एयर पॉल्यूशन भी कम होगा। तो इसीलिए उद्योग धंधे ऐसी जगह स्थापित किया जाए जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा ना हो, या फिर जो बंजर भूमि हो वहाँ पे। व्यर्थ ठोस पदार्थों को रोकने हेतु अभियान चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पर्यावरण सुधार हेतु, आई थिंक ये लास्ट है आपका, लास्ट टॉपिक है जी, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है ये, पर्यावरण सुधार हेतु प्रबंधन योजना। और देखिए पर्यावरण सुधारने के लिए हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट हैं। पहला, पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए हमें अगर पर्यावरण का सुधार करना है। दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आवश्यकता अनुसार। प्राकृतिक संसाधन कैसे, जैसे वन हो गए, वन संसाधन, खनिज संसाधन, जल संसाधन, जल का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए, है नहीं। तो ये सारे जो है क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट आपका कौन सा है, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट का उचित प्रबंध करके। जैसे जो कंपनी होती है वहाँ से क्या होता है, केमिकल पदार्थ पानी के साथ ऐसे ही बह जाते हैं, तो उनका पहले कंपनी को प्रबंध करना चाहिए, उनका मैनेजमेंट करना चाहिए कि जो है इसमें जाके ना मिले, उनका फिर उनको और कहीं किसी दूसरी जगह पे स्टोर करना चाहिए। जल क्रांति की समस्या से बचाव। जल क्रांति क्या होती है, वाटर लॉगिंग, जो पानी आपका ज़्यादा भर जाता है ना वो। ठीक है, पेट्रोल व डीजल चलित वाहनों का कम उपयोग करें। पर्यावरण का सुधार तभी तो होगा। अब जितना ज़्यादा आप जो वाहन चलाओगे, मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, ट्रक, बस, जितनी ज़्यादा चलेंगी उतनी ज़्यादा प्रदूषण होगा। क्यों, क्योंकि इनसे धुआं निकलेगा तो प्रदूषण होगा। इनका कम से कम यूज़ किया जाना चाहिए। 6 पॉइंट, स्कूलों में शिक्षा संबंधी जानकारी देनी, पर्यावरण से शिक्षा संबंधी जानकारी देनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ दी जा रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रत्येक स्कूल में पर्यावरण के बारे में पढ़ाना चाहिए, ये सीधा सा पॉइंट है। तो ये आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक और बात सुन लेना सब, इसकी जो PDF है वो आपको मैं नहीं दूंगा, आपको खुद अपने नोट्स बनाने हैं, आपको खुद अपने नोट्स बनाने हैं। जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो तुम भी लिखो, तुम भी अपने नोट्स बनाओ। जब नोट्स बनाओगे तो एक तो जब बनाओगे तब याद हो जाएगा, दूसरी बार उनको रिवाइज करोगे तब याद हो जाएगा। ठीक है, और फिर 1-2 बार और वीडियो देख लेना तो आपको पक्का याद हो जाएगा। तो आपको PDF नहीं मिलेगी इस बार, आपको खुद ही नोट्स बनाने हैं। ठीक है भाई, और एक और बात सुन लो, वीडियो अब रेगुलर आया करेगी। एक क्या कहते हैं, जैसे आपका चैप्टर सारे कंप्लीट हो गए तो हम एक महामैराथन ले लेंगे, उसी में सारे चैप्टर आपको कवर करा देंगे। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।